क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 3 और सेक्शन 26 से लेकर जो 35 तक हम बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट्स की, यानी कि किसी भी मैटर के ट्रायल की जब बात की जाएगी तो कौन करेगा और किस किस को पावर दी हुई है। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं सेक्शन 26 में हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और उसके बाद जितने भी अदर कोर्ट्स हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो फर्स्ट शेड्यूल में बताई जाएंगी अभी, उनके लिए हम कहते हैं कि एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जितने भी दंडों का प्रावधान है, जितने भी पनिशमेंट दिए गए हैं या जितने भी ऑफेंसेस की हम वहां बात करते हैं, उनका ट्रायल हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या कोई अन्य कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में जिसके द्वारा वो ट्रायबल बताया गया है उसके द्वारा उस मैटर का ट्रायल किया जा सकता है। इसी के साथ जो उसका क्लॉज भी है वो कह देता है एनी ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, यानी कि जिन ऑफेंसेस की बात हम आईपीसी में करते हैं, क्लॉज ए उसको तो तीनों को दे दिया कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में जिसके द्वारा ट्राइबल है। और अगर कोई स्पेशल लॉ में दिया हुआ है या स्पेशल स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया हुआ है उसके लिए हाई कोर्ट या जो फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया जाए एनी ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन्ड देन मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, और जो फर्स्ट शेड्यूल में कह दिया या तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा या सेशन ट्राइबल बाय सेशन होगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जो भी वहां दिया हुआ स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। सेक्शन 26 सेक्शन 27 भैया आपको बताता है उन मैटर्स के बारे में अगर कोई पनिशमेंट ऑफेंस जिसके लिए डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात नहीं करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, व्यक्ति उस दिन आपको जिस दिन आपको वो यानी कि जो कोर्ट के समक्ष लाया गया है उस दिन आपको वो 16 ईयर ऑफ एज के अंडर में है, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, तर उसके लिए फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा या तो उस मामले का ट्रायल या किसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा होगा जो वार्डन चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत जिसको एम्पावर किया गया हो। इसको लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार भैया 27 की। ये कहता है एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or brought before the court, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो या तो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है, appear से मतलब और is brought before यानी कि या लाया जाता है, appear से मतलब होता है देखो यहाँ पे अभी चलो हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा सीआरपीसी देखो प्रिया आपने पढ़ी हुई है, प्रिया हाँ जी सर। बेटा उसमें मुझे बताओगे कि सरेंडर का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, जैसे हम बेल एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं 436 में, हाँ जी सर। 436, 437 और 438 में 436, 437 ही देखते हैं अधिकतर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो वहाँ बेल की हम बात करते हैं। और कई बार देखो बेल के लिए है तो ये कि जब अरेस्ट करके लाया जा रहा है तब बेल लगाते हैं, एक बेल हम तब लगाते हैं जब हम खुद सरेंडर होते हैं, उसके लिए उस सरेंडर के लिए प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है। सरेंडर एप्लीकेशन तो सुना होगा सभी ने। जी सर। हाँ तो सरेंडर एप्लीकेशन के लिए प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है। सर मुझे नहीं याद आ रहा अभी। चलो देखो बच्चे बहुत सारे यहाँ सभी सीआरपीसी पढ़े हुए हैं। अंजलि बेटा आप बताओगे। सर 437। 437 तो नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है बेटा, बेल की। सरेंडर पूछा है हमने तो। आइडिया है नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बताएगा भैया, कोई नहीं बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 436 437 में दोनों में ही खोल के देखो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है बेटा अपीयर्स, या तो कोर्ट के सामने वो जो अपीयर हुआ है खुद या उसे पकड़ कर लाया गया और ब्राउट बिफोर द कोर्ट।
अगर आप ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है वहां पे 436 437 में, मैं देख लेता हूँ एक बार। When a person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by officer in charge of police station or appears, अब यहाँ जो appears वर्ड है that is इसका जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, appears से मतलब वहाँ खुद उपस्थित हो रहा है, it is also a surrender। तो इसी तरीके से चलो आप 27 देख लो, खैर वो तो बाद में देखेंगे उसे। जो 27 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति जो ऐसे अपराध का दोषी है जो न तो उसके लिए मृत्यु का प्रावधान है और न ही आजीवन कारावास का प्रावधान है, और जिस दिनांक को वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है उस दिनांक को 16 वर्ष से कम का है, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर वर्ड है, अब टू नहीं है, 16 वर्ष से कम का है, यानी कि 16 का है तो फिर वो परिपक्व स्थिति में, अगर 16 से कम का लिखा हुआ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद उसके द्वारा ट्रायल है सीजेएम के द्वारा होगा या किसी स्पेशल कोर्ट जो जिसको स्पेशली एम्पावर किया हुआ है उसके द्वारा उसका ट्रायल होगा, एंड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर ट्रीटमेंट ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, या कोई अन्य विधि में अगर इसके लिए प्रावधान दिया हो उसके अंतर्गत होगा। जो क्योंकि देखो जब जुनाइल बोर्ड की हम बात करते हैं अधिकतर वो बाल न्याय से, जो जुनाइल ऑफेंसेस की जब हम बात करते हैं तो उनका जो ट्रायल है जुनाइल बोर्ड के द्वारा होता है, और उसके लिए जैसे हम इन जनरल कह देते हैं उसको बच्चा जेल में भेजा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय बच्चा जेल? सर यहाँ पे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है। वेदर इट इज ए जेल? नहीं सर, वो बाल सुधार गृह होता है सर, वो जेल नहीं होता सर वो। हाँ वो बाल सुधार गृह उसको बोलते हैं। उसके लिए जेल का देखो टेक्निकल टेम्परे मतलब जो ना आम भाषा में उसे कह देते हैं बच्चा जेल, लेकिन वो चिल्ड्रन रिफॉर्मेटिव होम है वहां पर, क्योंकि इनके लिए हम रिफॉर्मेशन की व्यवस्था करते हैं बच्चों के लिए। और इवन ये भी स्थिति है भैया कि वहां उस बाल सुधार गृह जो चिल्ड्रंस रिफॉर्मेटिव होम है, रिफॉर्मेशन होम है, वहां पर इवन जो पुलिस वाले भी है वो भी हमेशा सिविल में होते हैं। इवन बच्चों को अगर पकड़ कर लेकर आया जाता है तो भी वो सिविल ड्रेस में ही लाया जाता है, यूनिफॉर्म में पुलिस वाला उस समय भी कोई नहीं होता है। और इवन जो बोर्ड होता है बोर्ड का भी डेकोरम इस तरीके से नहीं लगता है कि जैसे वहाँ कोई पुलिस वाला हो या इस तरह की कोई चीजें हो, वो अपना नॉर्मली सभी सिविल यूनिफॉर्म होते हैं जिससे कि बच्चों को एक होमली फील हो, उन्हें वहाँ डराए जाने वाली व्यवस्था ना हो, उन्हें वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से, क्योंकि वो बच्चे हैं और उन्हें वहाँ रिफॉर्मेशन की थ्योरी में अप्लाई करते हैं। खैर अब जब सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस से मतलब दंड की हम बात करेंगे तो दंड किस कोर्ट के द्वारा कितना दिया जा सकता है ये हम बात करते हैं। जब हमने हायरार्की देखी थी, हायरार्की में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद हमने देखा था सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट के बाद उसमें एडिशनल सेशन जज था, एडिशनल सेशन जज के बाद हम जब नीचे आए थे तो असिस्टेंट सेशन जज है, फिर भैया चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। उसी के बाद फिर आप देखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आपका दिया हुआ है। अब यहाँ इन सब की हम पावर्स की बात करते हैं कि कौन सी कोर्ट कितना कितना सेंटेंस दे सकती है। अगर इन जनरल देखें तो ये तो दोनों सेक्शन है आपके, सेक्शन 28 और सेक्शन 29, ये दोनों ही आपको बताते हैं कि किस किस कोर्ट के द्वारा कितना दंड दिया जा सकता है। अगर आप इन जनरल आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे वो तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, तो वहां तो भैया कोई भी दंड दिया जा सकता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंट्री है। अब अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के लिए भैया सेक्शन 28 का जो सबसेक्शन 1 है वो सीधे सीधे से ये कह देता है तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, यानी कि सबसेक्शन 1 और सेक्शन 28 क्लियर कट बता देता है कि हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी दंड दिया जा सकता है, एनी काइंड। अब सबसेक्शन 2 बताता है
कि अगर सेशन जज की हम बात करते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को जब आप देखेंगे तो जो एडिशनल सेशन जज है उसको भी वही पावर प्राप्त है जो आपको सेशन जज को दी हुई है। ये कहाँ लिखा हुआ था पीछे भैया अंजलि? सर 18 नहीं 18 18 मैक्सिमम था हाँ कहाँ सर। लिखा हुआ था? मुझे लगा सेक्शन 9 में होगा शायद। 10 ये सेक्शन 9 देख लेना, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो वहां ये कहता है कि जो सेशन जज है, सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, एनी सेंटेंस, यानी कि मे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, बशर्ते कि अगर वो डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर रहा है तो उस डेथ पेनल्टी की स्थिति में फिर उसके लिए कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन किसके द्वारा किया जाएगा? कंफर्मेशन होता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा जब आप कंफर्मेशन की बात करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए देखो प्रिया मुझे बता देगी, तो कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहाँ दिया हुआ है भैया? सर सेक्शन 366। 366 ही कह देता है कि जो सीधे सीधे जब सेशन कोर्ट के द्वारा कोई सेंटेंस पास किया जाएगा मृत्युदंड से संबंधित तो उस स्थिति में उसका कंफर्मेशन 366 में किसके द्वारा होगा? हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट उसे कंफर्म कर देगा, देन जो है सीधे सीधे से सेंटेंस वो आपका क्लियर कट हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज देख लेते हैं भैया। लैंग्वेज कह देती है, जो हम देखते हैं, ए हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, क्लियर है। इसी तरीके से सबसेक्शन 2 है ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by the high court। लेकिन अगर आप बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की, तो असिस्टेंट सेशन जज के लिए 10 ईयर और एंड फाइन, यानी कि ये सीधे सीधे से ये कहते हैं, जब वहां देखेंगे 10 ईयर एंड फाइन और imprisonment for term of 10 years। An assistant session judge may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of a imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 10 year, यानी कि 10 years तक का जो, देखो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ, ये कह रहे हैं कि एन असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ के द्वारा अधिकृत है उसके लिए कोई भी दंड की व्यवस्था, उनके दंड वो दे सकते हैं, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी को भी आपने अलग कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी अलग कर दिया, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 इयर्स, यानी कि 10 वर्ष से ज्यादा का कारावास भी असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब आपको क्या पढ़ना है? केवल और केवल इतना पड़ता है, एन असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस अप टू 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि केवल 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की व्यवस्था हम वहां करते हैं, उसके लिए दोनों दे सकता है। अब इसी तरीके से भैया जब आप देखते हैं तो सेक्शन 29 का सबसेक्शन 4 देखेंगे पहले और उसको पढ़ेंगे रीड विद जो है सेक्शन 29 के सबसेक्शन 1 के साथ। वहां दिया हुआ है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनके लिए जो दंड, तो उनके लिए जो पावर्स दी हुई है वो दी हुई है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स और एंड फाइन। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इसको जो सेक्शन 29 के सबसेक्शन 4 को आप पढ़ेंगे सबसेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 के साथ, वो सीधा सीधा सा कह देता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन और विद बोथ, और 10,000, और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपए तक का होगा। सीजन की बात करेंगे तो सीजन या 7 वर्ष या जुर्माना, जुर्माना कितना भी हो सकता है। एसडीजेएम की बात करोगे तो उसके लिए भी 3 वर्ष का कारावास दे सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकता है। इसी तरीके से आप जेएम फर्स्ट क्लास या एसडीएम फर्स्ट क्लास की बात करोगे, जो आपका सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 बताएगा, वो कह देता है कि भैया इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन और विद बोथ, और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपए तक का होगा।
जेएम सेकंड क्लास की आप बात कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास, 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, जुर्माना है 5,000 रुपये तक का। अब इसके लिए भैया एक बार हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। लैंग्वेज कहता है ए कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। यानी कि जो मुख्य न्यायिक अधिकारी है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट आज मृत्यु कारावास, मृत्यु के दंड को छोड़ करके, आजीवन कारावास को छोड़ करके, और कोई ऐसा दंड जो 7 वर्ष से अधिक हो उसको छोड़ करके बाकी कोई भी कर सकता, वो दे सकता है। मतलब केवल और केवल 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या जैसी भी उसको ठीक लगे वो दे सकता है। इसी तरीके से भैया जब सबसेक्शन 2 आप देखते हैं तो द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास मे पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, यानी कि 3 वर्ष से ऊपर नहीं देंगे, यानी कि 3 वर्ष तक का कारावास भी दे सकते हैं। और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। अच्छा ये भैया बढ़ गया है, गलत लिखा हुआ इसमें, वहां उसके लिए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए 10,000 रुपए का ही है। एक बार बेयर एक्सेस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, वहां 1 वर्ष तक का दे सकते हैं। और फाइन नॉट एक्सीडिंग 3,000 पर बोथ, वहां 3,000 रुपए के जुर्माने की भी हम बात करते हैं। इसको मैं अपने हाथों हाथ ठीक कर देता हूँ। सर 29 सब क्लॉज 3 में सेकंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 5,000 रुपीज का हो गया है। हाँ ये 5,000 हो गया, ये इसमें गलत टाइप किया है ऐसा ना, इसका ही, क्योंकि देखो ये सीधे सीधे से जो, चलो ये इसको देख लेते हैं। जो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, लेकिन जब आप फाइन की बात करेंगे तो फाइन वहां पर दिया हुआ है भैया 5,000 रुपए तक का जुर्माने की हम बात करते हैं उसमें। और उसके बाद फिर आप जो देखते हैं इसके सबसेक्शन 4 में, द कोर्ट ऑफ ए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि वो बात हम करके चल रहे सबसेक्शन 4 को आप सबसेक्शन 1 के साथ पढ़ेंगे। एंड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर है, आप उसको पढ़ेंगे किसके साथ, सबसेक्शन 2 के साथ। और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट जो सीएमएम फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं हम, उसको 2 के साथ पढ़ेंगे। और जो सीएमएम आपका है खाली जो सेकंड क्लास है उसको आप सबसेक्शन 3 के साथ पढ़ेंगे। इसको अभी हाँ तो ये स्थिति थी और भैया अब देखो यहाँ हमने तक कह के चले 28 और 29 तक सजा या जुर्माना या दोनों की व्यवस्था, जैसे भी आपको वहां दिया होगा जब फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे, पनिशमेंट भी उसके लिए दिया होगा फर्स्ट शेड्यूल में। अब उसके बाद बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो जुर्माना उसके ऊपर अधिरोपित किया गया है उस जुर्माने को देने में कोई डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट इन द सेंस यानी कि नहीं दे रहा है या उसके पास है नहीं, जो भी व्यवस्था हो सकती हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसके ऊपर और दंड यानी कि इम्प्रिजनमेंट बढ़ाया जा सकता है। और वो कितना बढ़ाया जा सकता है उसके लिए एक पैमाना है, और वो पैमाना आपको दिया हुआ है सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 कहता है सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। दूसरी चीज है, अब जब सेक्शन 30 को आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 30 को आपको पढ़ना भैया सेक्शन 67 ऑफ इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 67 है उसको भी साथ में देख लेंगे, तो चाहे तो बेयर एक्ट में आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये कह के चल रहा है ये सीधे सीधे से द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट मे अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि जब वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जुर्माना ना दिए जाने की स्थिति में वो इम्प्रिजमेंट भी
इम्पोज कर सकती है, और वो इम्प्रूवमेंट कितना, जिसके लिए जो तय किया हुआ, बशर्ते कि जो वो इम्प्रिजनमेंट है वो कितना होगा, इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट की पावर है उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट की पावर है कितना जो इम्प्रिजनमेंट करेगा, भाई सीजेएम है तो 7 वर्ष तक का, और एसीजेएम है तो वो भी 7 वर्ष तक का। लेकिन अगर जेएम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो जेएम फर्स्ट क्लास है वो 3 वर्ष तक का है, और इसी के साथ अगर जेएम सेकंड क्लास है तो वो 1 साल तक का है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरी स्थिति है कि शेल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव सेंटेंस, तो उस स्थिति में सब्सटेंसिव सेंटेंस अगर उसका वो पार्ट है जो इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, तब वहां पर जितना प्रोवाइडेड है किसी ऑफेंस के लिए, तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की स्थिति में वो उसके 1/4 से एक्सीड नहीं करेगा, एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than an imprisonment in default of payment of fine। अब ये कह दिया सीधा सीधा सा, जो imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence, या तो उसको कंकरेंट हो सकता है या उसके सब्सटेंसिव के साथ एडिशन में, यानी कि कॉन्सिक्वेंटली भी चल सकता है। सब्सटेंसिव मान लीजिए अगर जो 3 वर्ष तक का कारावास है चोरी के लिए, और उसने जो 3 वर्ष उसको दे दिए या 2 वर्ष दिए जो भी दिए हुए हैं, अब उसके बाद अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, पेमेंट में डिफॉल्ट की जो स्थिति है वह 1/4 का दे सकता है। 1/4 कितना हुआ 3 महीने का, 9 महीने बढ़ता है। तो अब इन सारी चीजों को मिलाकर ऊपर वाला जो कहते चल रहा है सबसेक्शन में कि जो उसकी मजिस्ट्रेट की पावर है, मजिस्ट्रेट की पावर जो है उससे अधिक वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके एडिशन में वो दे सकता है। एक तरीके से वो उस पावर का एक्सेप्शन ये माना जाता है, ठीक है। अब लेकिन इन जनरल आप देते नहीं है तो अधिकतर बेहतर कर देते हैं जिससे कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। अब यहाँ जब पैमाना हमें देखना है सेक्शन 67 का, सेक्शन 67 आप खोल लीजिएगा। सेक्शन 67 कुछ क्या कहता है भैया सेक्शन 67? सर सेक्शन 67 पढ़ दूं या समझा दूं? सच्चा समझा सकते हो तो समझा दो। सर अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसके लिए कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं बताया गया, सिर्फ फाइन दिया गया है, तो सर फाइन दिया जाएगा सर कि कितने उसका वो है, जैसे कि सर 50 रुपए से कम का फाइन दिया जाएगा। सॉरी सर, अगर 50 रुपए से कम का अमाउंट है तो 2 महीने का फाइन दिया जाएगा, 100 से कम का है तो 4 महीने का, और अगर कोई अमाउंट नहीं है तो फिर सर 6 महीने से ज्यादा का फाइन नहीं, इम्प्रिजनमेंट नहीं लगा सकते। देखो अब मैं दूसरी चीज, जब सेक्शन 67 को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है सेक्शन 65। सेक्शन 65 भी ये कहता है जब क्या नाम है कोई भी ऑफेंस है उसके लिए इम्प्रिजनमेंट और पेमेंट ऑफ फाइन की व्यवस्था है, और वहां पर आप नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की वजह से इम्प्रिजनमेंट इम्पोज कर रहे हो तो उसकी एक लिमिट है। लिमिट ये क्या चल रहा है 1/4, सीधे सीधे से द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ ए फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4, यानी कि 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। अब जो पैमाना आपका 67 का कहता है, 67 ये कह देता है कि अगर 50 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 महीने का कारावास देगा, और अगर उसके ऊपर की हम बात करते हैं 50 से ऊपर और 100 रुपए तक, तब 4 महीने की बात करते हैं। और फिर 100 रुपए से ऊपर की हम कितने भी जुर्माना हो तो वहाँ 6,000 रुपए तक के, ओ सॉरी 6 महीने तक के जुर्माने की बात करते हैं। और ये भी स्थिति तब है कि जब 67 में हम देखते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन, यानी कि अगर केवल और केवल फाइन की बात करते हैं तो फाइन की स्थिति में, यानी कि उस ऑफेंस के लिए फाइन की व्यवस्था है तो ये पैमाना आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों की हम बात करते हैं तब वहां पर उसके लिए जो आप इम्प्रिजनमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं वो उसका 1/4 हो सकता है, यानी कि 1/4 की स्थिति में तो जब 67 हम बात कर रहे हैं 6 महीने तक ही केवल करेंगे, 6 महीने से ज्यादा की हम बात नहीं करेंगे तो उससे ऊपर नहीं जाएंगे, वहां हम जा सकते हैं। हर्षित सर कुछ कह रहे हैं आप?
अब सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब देखो एट वन ट्रायल इन द सेंस ये है कि जब किसी एक व्यक्ति को एक ट्रायल के दौरान एक, दो या दो से अधिक ऑफेंसेस के लिए उसका ट्रायल चल रहा हो, तब उस स्थिति में जब भैया उसके लिए दंड की हम व्यवस्था करते हैं, वहां पर जो दंड है उसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो कॉन्सिक्यूटिवली और कंकरेंटली, कंकरेंट इन द सेंस यानी कि दोनों एक साथ साथ चल सकता है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक होगा जो होगा। अब ये कोर्ट जैसे चाहे उसको डिस्क्रिप्शन है वो दे सकती है। अंजलि पढ़ना भैया, देखो क्या कहता है ये। Sentence in cases of conviction of several offences at one trial. When a person is convicted at one trial of two or more offences, the court may, subject to the provisions of Section 71 of the IPC, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Such punishments, when consisting of imprisonment, to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishments shall run concurrently. ये सीधे से कह दिया कि जो कोर्ट अगर दो या दो से अधिक ऑफेंसेस का एक ही ट्रायल के दौरान विचारण कर रही है तो 71 के अकॉर्डिंग सीधे सीधे से 71 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट जो है सेंटेंस इंपोज कर सकती है उन ऑफेंसेस के लिए। अब जब सेंटेंस इंपोज करने की बात हम करते हैं तो वहाँ पे वो क्या ना उतना कर सकती है जितने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। अब जब वो कॉम्पिटेंट है उतना करते हुए तो वो क्या करेगी फिर उस समय व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन, यानी कि लिए इसको आप कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, ये एक के बाद एक चलेगा। और अगर कोई ऐसी स्थिति नहीं है तो उस स्थिति में फिर वो कंकरेंटली चलेगा, कंकरेंटली यानी कि समवर्ती चलेगा, एक साथ सभी का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ ये कहते हैं इन केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, कॉन्सिक्यूटिव जब एक के बाद एक की हम बात कर रहे हैं, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस द पनिशमेंट व्हिच इट इज competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। कि देखो उसको लेकर आगे कि जितने की पावर किसको दी हुई है, कोर्ट की दी हुई है। अगर आप कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस की आप बात करें, कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस को जब एग्रीगेट किया जाएगा तो जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो उस पनिशमेंट से ज्यादा हो जाएगा जितने के लिए वो कोर्ट है वो एम्पावर की गई है। तो इसका उस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि फिर उसके लिए वो जो ट्रायल उसको जो हायर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट में भेज जाए उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, बशर्ते कि ये कहते हैं कि इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years, यानी कि फिर वो इस स्थिति में 14 वर्ष का ज्यादा ना हो। The aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict a single offense, यानी कि सिंगल ऑफेंस के लिए जो उसकी पावर एम्पावरमेंट है मान लीजिए 3 वर्ष तक का दे सकती है, तब उस स्थिति में वो जो एग्रीगेट है उसके दुगने से अधिक ना हो। और ये कहते हैं कि फॉर पर्पस ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस passed against him under this section shall be deemed to be a सिंगल ऑफेंस। अब तीसरा ये क्या कह रहे हैं, क्या चले कि अगर किसी अपील की हम बात करते हैं उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस पास किया गया है और उसके टोटल की हम बात करते हैं, पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सिंगल सेंटेंस। तो वहां उस स्थिति में ये माना जाएगा कि कोई सिंगल सेंटेंस उसको दिया गया है। खैर इसको तो इतना ही देख लेंगे। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर की आप बात करते हैं, यहाँ भी आप पर्सोना डेजिग्नेटा का एक जो प्रिंसिपल है वो फिर अप्लाई होता है। इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस कोर्ट द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी बाय ऑर्डर एम्पावर पर्संस स्पेशली, यानी कि जो आप कहें पर्सोना डेजिग्नेटा की जो हम बात करते हैं बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफेंसेस और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स, उनको स्पेशल पावर दे सकते हैं अगर कोर्ट, अगर इस कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे।
और प्रत्येक जो ऑर्डर है इस तरीके का, एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड, कि भैया आज से आप केवल महिलाओं से संबंधित मामले ही देखेंगे। और उन ऑफिसर्स की पावर देख लीजिए जिनको अपॉइंट यहाँ कर रहे हैं, whenever any person holding an office in the services of government who has been invested by the high court or the state government with any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same state government, he shall, unless the high court or the state government as the case may be otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same powers in local area in which he is so appointed। कुछ बताओगे भैया क्या कहना चाह रहा है ये? कुछ सर आप ही बता दीजिए। अंजलि बेटा आप बताओगे क्या कहना चाह रहा है? सर ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एक लोकल एरिया में, तो उसके पास वही पावर या फिर मतलब वो एग्जैक्टली वही पावर एक्सरसाइज करेगा, और अनटिल और अनलेस अदरवाइज बताया गया हो कि आपको किसी और टाइप की पावर एक्सरसाइज करनी है। वरना अगर ऐसा कहीं कॉन्ट्ररी नहीं मेंशन है, तो जिसके लिए आपको ऑथराइज किया गया है, आप वही पावर एग्जैक्टली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखो आप जब यहाँ पावर की हम बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ था भैया 2005 में फास्टैग कोर्ट आई थी। फास्टैग कोर्ट यूपी के अंदर, फास्टैग कोर्ट का पर्पस ये था कि मामले का जल्दी से जल्दी शीघ्रता वो निस्तारण करेंगी। और जब वो फास्टैग कोर्ट आई तो उनके लिए जब अधिकारियों की जरूरत पड़ी, तो जो सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर के अधिकारी थे, सो वो जो आपके सीजीएम कैडर के जो अधिकारी थे, उन लोगों को उस समय वहां अपॉइंट कर दिया गया फास्टैग कोर्ट में। और फास्टैग कोर्ट को पावर वो थी जो किसी एडिशनल सेशन जज की होती है। एडिशनल सेशन जज यानी कि अब यहाँ हम कहते चल रहे हैं ना, इज अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस इन द सेम नेचर, यानी कि हायर ऑफिस के लिए उन्हें फिर वहां जब तो जिस सब जितने के लिए उसे वहां अपॉइंट किया गया, तब तो आप उतनी भैया वो अपनी वो यूज कर सकते हैं उस मामले में, तो उन चीजों के लिए जिनको आपको अपॉइंट किया गया है इन चीजों में। अन्यथा की स्थिति में आपकी जो जनरल पावर है आप केवल वो ही यूज करेंगे। केवल इतना आपका 33 कह देता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? भैया 34 में भैया जो पावर दे रहे हैं उन्हें वापस भी ले लेता है। द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस बी मे विथड्रॉ all or any of the power conferred by it under this code on any person or by any officer subordinate to it। यानी कि जितनी भी पावर हाई कोर्ट के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने आदमी को दी हुई है, भाई देने वाला वो है तो लेने वाले भी वही है। Any power conferred by the chief judicial magistrate or by the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such power were conferred। तो इसी तरीके से अगर सीजीएम ने या डीएम ने कोई पावर अपने सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दी हुई है, तो वो वहां से उन्हें वापस ले सकता है, उनका विड्रॉल किया जा सकता है। यहाँ तक तो ये स्थिति है भैया। यहाँ तक कोई सक्सेसर होते हैं ऑफिस में। सक्सेसर कौन होते हैं? अधिकतर इंचार्ज की आप बात करते हो भैया। इंचार्ज इन द सेंस, अभी देखो इसको देख लेंगे। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ए जज और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। कब? when there is any doubt as to who is the successor in office, any additional or assistant session judge, the session judge shall determine by order in writing the judge who shall for the purpose of this code or any proceeding or order thereunder be deemed to be the successor in office, जिसे आप इंचार्ज कहते हैं, of such additional or assistant session judge where there is any doubt as to who is the successor in office of a magistrate, the chief judicial magistrate or the
district magistrate, as the case may be, shall determine by order in writing the magistrate who shall be for the purpose of this code or any proceeding or order thereunder be deemed to be the successor in office of such magistrate. Successor की जरूरत जब पड़ती है जब ये पता लगा, मान लीजिए कुछ है, कुछ जेएम फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, और किसी दिन ये छुट्टी पर है, तो उस दिन के मामलों की सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? अगर कोई अर्जेंट मैटर इनकी कोर्ट में आता है तो उसका डिस्पोजल किसके द्वारा किया जाएगा? सक्सेसर इन ऑफिस के पास ही अगर अधिकतर भेजे जाते हैं तो कौन होगा, इस बात को तय, अगर मान लीजिए एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं तो उसको भैया आपको जो है सीधे सीधे से आपका जो सेशन जज है वो इस बात को तय कर देगा। इसी तरीके से अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो उस स्थिति में भैया जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या डीएम है वो इस बात को तय कर देगा कि इंचार्ज कौन होगा, फिर उसी के पास ये भेजे जाते हैं। कोई दिक्कत है भैया यहाँ तक?